इंडिया डेली लाइव का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऐसा दांव चल दिया है जिसका असर सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के रणनीतिक हित भी इस जंग की चपेट में आ चुके हैं? अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की है, लेकिन इस बार निशाने पर सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकाने नहीं थे बल्कि भारत के निवेश वाला चाबहार पोर्ट भी हमले की जद में आ गया। कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचा है और इसके साथ ही भारत के उस रणनीतिक कॉरिडोर पर भी सवाल खड़े हो गए हैं जो पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। उधर ईरान खुली चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो अमेरिकी सैनिकों का कत्लेआम होगा। बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की तैयारी की बात हो रही है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही घट चुकी है। भारत ने भी अपने नाविकों की तैनाती रोकने का फैसला किया है। यानी ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि तेल, व्यापार, समुद्री रास्तों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की जंग बनती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका की कार्रवाई से पूरा मध्य एशिया और पश्चिम एशिया बारूद का ढेर बन जाएगा? क्या ईरान अब सीधे अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा पलटवार करेगा? और क्या भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमला उस चाबहार पोर्ट तक पहुंच गया है जिसमें भारत ने अरबों रुपए का निवेश किया है। आज की बहस सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं बल्कि दुनिया की बदलती ताकत, भारत की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के भविष्य की है। तो इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिलहाल जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अन्नपूर्णा नौटियाल जी जुड़ गई हैं, विदेश नीति विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ कुमार श्रीकांत जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर आरबी सिंह जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। और शुरुआत अन्नपूर्णा जी आपसे करते हुए, काफी समझ जो है ग्राउंड जीरो की आप रखती हैं, कैसे इस पूरे मामले को देख रही हैं, क्योंकि अब चाबहार पोर्ट इसके निशाने पर आ गया है। भारती जी, पहले तो मेरी ओर से आप सबको नमस्कार। नमस्ते। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि चाबहार पोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है भारतवर्ष के लिए, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि ये पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए एक समुद्री मार्ग देता है। तो ये भारत ने बहुत स्ट्रेटजिकली डेवलप करने की कोशिश की थी। और इसके साथ ही साथ यही नहीं बल्कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है उसमें चाइना का रोल भी बहुत बढ़ रहा है। और चाइना ने इसके पैरेलल पाकिस्तान के ग्वादार में भी एक पोर्ट बनाया है। तो उस पोर्ट से जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी टैकल करने के लिए ये पोर्ट भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत का इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। 2026 तक, इस फाइनेंशियल ईयर तक 400 करोड़ जो रुपीस हैं वो इसमें भारत लगा चुका है। और आगे भी भारत को लगाना था, लेकिन जैसा आपने खुद से भी बताया कि अमेरिका की पसंद और नापसंद के आगे भारत को झुकना पड़ा। और भारत को 25 में ही अमेरिका ने कह दिया था कि आप अपना इस प्रोजेक्ट से अपने को वाइंड अप करिए, हटिए। लेकिन कुछ वेवर दिया जो अप्रैल 26 पे ख़त्म हो गया। और ये जो पोर्ट है इसको अभी MEA का एक स्टेटमेंट में पढ़ रही थी जिसमें कहा गया कि पोर्ट को ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो उसके टर्मिनल हैं वो सुरक्षित है, जो भारत ने बनाए थे या भारत जिसकी निगरानी कर रहे थे तो वो सुरक्षित हैं। और जो भी इसके बारे में जो चर्चा चल रही है वो अफवाह है। तो अगर पोर्ट का टर्मिनल अनहार्म्ड है, जो कि एक तरीके से कमर्शियल शिप्स की मॉनिटरिंग के लिए काम करता था, तो अगर वो अनहार्म्ड है तो फिर शोरगुल अभी हमें नहीं करना चाहिए। अगर उसको कोई नुकसान पहुंच तो फिर हम लोग इस पे ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। तो अभी हमें MEA का जो स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता ने स्टेटमेंट दिया है, उस पर भरोसा करना चाहिए।
लेकिन हाँ, परिस्थितियाँ उतनी सामान्य नहीं हैं और परिस्थिति कभी भी खराब हो सकती है। एक चाबहार पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो कि भारत ने इसमें 10 साल के लिए एक एग्रीमेंट किया एमओयू के तहत कि 10 साल तक भारत इसको देखेगा। और ये जो एग्रीमेंट था ये 2016 में कर लिया गया था एमओयू। तो भारत ने इसको बनाया और भारत ने इसको, जो मैंने अभी बताया कि जियो पॉलिटिकल और रीजनल बैलेंसिंग के लिए इस पोर्ट को बनाया था। तो ये पोर्ट फुली फंक्शनल करने के बाद यही था कि वो ईरान को हैंडओवर होगा। लेकिन भारत का वहाँ पे चूँकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है तो इसलिए भारत वहाँ पर ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ अपनी दे रहा था। तो इसको शायद अमेरिका को ये भी पसंद नहीं आया। और चूंकि अभी जो युद्ध चल रहा है वेस्ट एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच में, वो युद्ध अब कुछ नहीं देख रहा है। वो युद्ध एक तरीके से जैसे को तैसा वाली स्थिति में पहुंच चुका है। अगर अमेरिका ईरान के किसी भी जगह पे हमला करता है तो ईरान गल्फ कंट्रीज पे वॉर करता है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती है। इस पे आगे भी आप और चर्चा करेंगी, आप और मेहमानों को अभी बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी देखिए उनके यूके विचार देवनाथ जानना जी भी हमारे चाहिए। साथ जुड़े हुए हैं और सवाल ये है यूके देवनाथ जी कि क्या दुनिया फिर से बारूद के ढेर पर खड़ी हो गई है? ऐसा तो भारती जी होगा नहीं। बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट हमें जो अंदाजा है, क्या अमेरिका इस युद्ध को और बढ़ाएगा? अमेरिका फिलहाल इस युद्ध को सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में ही रख रहा है। क्या इजराइल इस युद्ध को ज्वाइन करेगा फिर से, जैसा कि उसने 40 दिन के युद्ध के दौरान किया था, 1 मार्च से 8 अप्रैल तक? ईरान का अंडरस्टैंडिंग यह है कि जब तक इजराइल सीधा हमला नहीं करता ईरान के ऊपर, तब तक ईरान भी इजराइल के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। अब ईरान की तरफ से क्या और कोई देश इसको युद्ध को ज्वाइन करना चाहेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में नाक तक डूबा हुआ है। इतना रिजर्व ऑफ पावर नहीं है कि वह इस युद्ध में सीधा ईरान के साथ आए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत ही क्लियर हैं, वो दूसरे देशों का युद्ध नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पोलिट ब्यूरो को प्रॉमिस किया हुआ है कि बहुत जल्दी वह पीएलए की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इस्तेमाल करके ताइवान का एकीकरण कर लेंगे। तो क्या इस युद्ध के बढ़ने की, दायरे की बढ़ने की आशंका है? ऐसा नहीं होगा। गल्फ कंट्रीज जो हैं, मैं आखिरी शब्द में कहना चाहता हूं कि कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करें, क्योंकि ऐसा करने पर सारे गल्फ कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, सब जगह डायनेस्टीज चल रही हैं, शेख है, किंग है, सुल्तान, शेख, अमीर, इनको मालूम है कि अगर ये खुले आम अपनी फौज का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करेंगे तो इनके जो डायनेस्टीज रूलर्स हैं, इनके खिलाफ लोकल अवाम खड़ी हो सकती है, क्योंकि आम आदमी का इन देशों में ईरान के प्रति एक सहानुभूति है। तो युद्ध का जो दायरा है इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। जी भारती जी। ठीक है श्रीकांत जी, देखिए सवाल ये भी है कि तेल व्यापार और तबाही, आपके हिसाब से किसकी जीत होगी? सवाल एक बार और दोहराइएगा जी। श्रीकांत जी देखिए सवाल ये है कि तेल व्यापार और तबाही, आपके हिसाब से किसकी जीत होगी? देखिए, पिछले ही एक डिबेट में कोई सज्जन जुड़े थे, वो कह रहे थे कि चाइना इसमें आ जाएगा, रूस इसमें आकर खड़ा होगा। मैंने पिछली बार भी इसका विरोध किया था और देवनाथ जी ने इस बात को बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझाया है कि अभी दूसरे की प्रॉब्लम में साथ देने के लिए कहीं भी किसी भी तौर पर रशिया खुद बर्बाद है। चाइना में जो अभी डेब्ट चल रहा है, चाइना खुद की प्रॉब्लम से निकल नहीं पाया है, तो अभी वो किसी की प्रॉब्लम में, मेरी आवाज शायद इको हो रही है शायद, अभी वो किसी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नहीं आएगा। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपने कहा कि तेल जीतेगा, तेल का तो तेल निकल गया, आप ही देख ही रही हैं।
दूसरा ये है कि क्या युद्ध जीतेगा। युद्ध तो चल ही रहा है, मैं वॉर मॉन्गर नहीं हूं, लेकिन 1983 से मुझे जहां तक याद है, चार बहार का केस 1983 से 2017, 2017 से 18 और 18 से 23, क्या पिछली सरकारों ने इस देश का 120 बिलियन डॉलर, तकरीबन 1000 करोड़, जहां तक मुझे याद है, शायद मैं गलत भी हूं, क्या एक ऐसे खाई में झोंकने की कोशिश नहीं की जिससे आउटकम नहीं मिलता? और महज इसलिए कि आप बड़े अच्छे बनना चाहते थे ईरान के साथ, आप ईरान का तेल लेकर ईरान का फायदा पहुंचाना चाहते थे, उसी ईरान ने आपकी पीठ में चाकू घोंपा। कुलभूषण जाधव का केस आपको पता ही है। ईरान 370 पर आपका साथ देता है, 35 पर साथ देता है, कश्मीर में आपका साथ देता है क्या? नहीं देता है। 1990 में कश्मीर में फैला हुआ आतंकवाद, ये साहब जो मारे गए, जिनकी शोक में भारत में तमाम मैंने लोग देखे काले कपड़े पहनकर हिजारत करते हुए, मेरा खमनई मेरा खमनई, इन्हीं के तस्वीरों से 1990 में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का पलायन, मैं कश्मीरी पंडित नहीं कहूंगा, तो हिंदुओं का पलायन हुआ, और यही उस आग को, उस चिंगारी को आग देने वाले लोग थे। मुझे तो समझ नहीं आता है कि इस देश की विदेश नीति इस चीज को लेकर क्लियर क्यों नहीं है। आप अपने दोस्त और अपने दुश्मनों में अंतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्लियर कट है ना लगातार। और आप 1000 करोड़ इस देश का पैसा आपने कैसे खाई में गिर दिया, जिसका कुछ, अब मुझे बताइए, क्या ईरान वापस खड़ा हो पाएगा? क्या अमेरिका या इजराइल उसको छोड़ देगा, या ईरान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? मुझे बताइए, नहीं होने वाला ना। तो मेरे और आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा गया ना। मैं तो ये कहता हूं, हम लोगों ने जो टैक्स दिया 1983 से शुरू हुआ, वो खत्म हो गया ना। अच्छा, ईरान के साथ आप कितना व्यापार कर लेते हैं? आप सोचिए, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, और ईरान आपको क्या दे देता है? दरअसल मैं वॉर मॉन्गर नहीं हूं, पिछली बार भी मैंने कहा था, लेकिन मेरा मानना है कि आपको अब अपना पक्ष चुनना पड़ेगा। ये बुद्ध का देश है, ये युद्ध का देश नहीं है, लेकिन युद्ध की आग आपके पास आ रही है, उस आग से आप भी झुलस रहे हैं। आप ये स्माइलिंग बुद्धा का देश है। आप भूल गए इंदिरा और अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस देश की एक ऐसी नींव रखी थी, उसके बाद की सरकारों ने उन सारी चीजों को माइनस कर दिया। मैं मानता हूं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, अमेरिका ईरान के युद्ध के साथ, इजराइल के साथ, लेकिन आप भी अपना भविष्य देखिए ना। क्या चाइना और रशिया अपने हथियार ईरान को नहीं बेच रहे हैं? ठीक है, आप क्यों नहीं बेच रहे हैं? आप भी बेचिए। देखिए, जैसा कि श्रीकांत जी ने कहा, आपको क्या वजह लगती है कि हम जो है नहीं देख पा रहे हैं या स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कि किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं खड़ा होना है? और क्या जब स्टैंड लेंगे सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? आप सभी को नमस्कार। श्रीकांत जी ने जैसे कहा कि किसी ने बोला था कि रसिया और चाइना लड़ाई में आ जाएंगे, उनको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो अमेरिका के साथ नाटो है, वो जब नहीं आ रहा है तो रसिया और चाइना कहां से लड़ाई में आ जाएगा? एक लड़ाई में आना और एक जो है सैनिक हथियार दे देना, ये दो पक्ष अलग अलग होता है। ठीक। और दूसरी बात, हम इस लड़ाई में देख रहे हैं कि ये इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है। यहाँ हमने देखा कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई से पहले वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने क्या किया? बहुत आसानी से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, फंडिंग किया, और वहां की अर्थव्यवस्था को पूरे अपने कैप्चर में कर दिया। लड़ाई किसकी है? ऊर्जा की है। यहाँ भी आप मध्य एशिया में देखिए तो यहाँ भी ऊर्जा की लड़ाई है। हम आपके मीडिया के माध्यम से बहुत सारे इतिहास को भी सुनते रहते, बड़ा अच्छा चीजें आते रहते हैं न्यूज पे, कि 1990 के दशक में जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, तभी से ईरान के लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया था, वहां के शासक ने, कि आने वाले कल में अगला टारगेट हम होंगे। जबकि इराक के बाद से उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, फिर वहां भी अमेरिका जो भी करने के लिए कर लिया, सैनिक कार्रवाई, फिर बाद में वहां से लौट के गई सैनिक, आपने देखा क्या क्या हुआ, लोग कैसे वहां प्रभावित हुए, कैसे शासन भी उनको अंतिम में तालिबान को देना पड़ा।
उसके बाद से यहाँ ईरान को, उनको देखिए क्या है, अमेरिका की पॉलिसी क्या है कि जो देश है आगे विकसित हो रहा है, आगे निकल रहा है, उसको कैसे दबाना है। खासकर अमेरिका की पॉलिसी ये है कि मध्य एशिया में कैसे ऊर्जा पे अपना अधिकार जमाया जाए, वहां पे हम कैसे अपनी गुंडागर्दी से वहां पर हम हर तरह से कैप्चर करें। जैसे कि मैंने पिछले डिबेट में भी और कई बार हमेशा ये बात आपके चैनल के माध्यम से ही पता है कि अमेरिका का कम से कम पूरे विश्व में 80 से ज्यादा बेस है, सैनिक का बेस अड्डा है। तो उसका क्या है ये भूमिका। आज भी ऐसे ऐसे देश हैं जो कि, जैसे मान लीजिए हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, तो जापान को बर्बाद करने वाला कौन था? अमेरिका ही था। नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया। और आज जो है जापान का रक्षक कौन है? अमेरिका ही है। तो अमेरिका की पॉलिसी को समझना होगा। ये युद्ध जो है भारत पे प्रभाव डाल रहा है कि भारत को किसी न किसी पक्ष में जाना चाहिए। लेकिन हम लोग अपना मत, अपना जो एक विचार रख सकते हैं, अपना जो कह सकते हैं कि इस तरह से भारत सरकार को करना चाहिए। लेकिन जो नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे नीति को देख रहे हैं, वो अपने वैश्विक स्तर पर देख करके ही कोई जो डिसीजन लेंगे, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है अन्नपूर्णा जी, देखिए मैं कई सारे एक्सपर्ट्स की राय सुन रही थी अमेरिका की हॉर्मुज लॉन्ग टर्म रणनीति को लेकर, और उसमें एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त अगर मानी जाए अमेरिका के लिए तो वो हॉर्मुज है, उसको खुले रखना है। जबकि दूसरी तरफ ईरान जो है वो चेतावनी दे चुका है, वो कह रहा है कि ट्रंप जो है वो अपने दम पर, अपनी ताकत के दम पर तो इस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ हम एक और नाम सुन रहे हैं और उस नाम की चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि आप इस पर थोड़ा सा क्लियर करें कि हॉर्मुज जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है बना हुआ है अभी भी अमेरिका के लिए, और क्या अमेरिका इसके लिए सोच सकता है आगे खुलवाने के लिए। देखिए, हम लोग कई बार इस विषय पे बात कर चुके हैं कि हॉर्मुज एक बिल्कुल चोक पॉइंट बन गया है। पहले जो युद्ध से पहले ट्रैफिक 130 के करीब शिप्स वहाँ से गुजर जाते थे, अब मुश्किल से 8, 10 या 12 शिप्स वहाँ से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हो गया है। और इस समय जो तेल है वो 85 to 86 डॉलर पर डॉलर 1 बैरल का है, जो करीब 8-9% का इंक्रीज हो गया है तेल में। और जून में जो ऑयल एक्सपोर्ट था वो कम से कम 6.5 मिलियन हो चुका था, क्योंकि उस समय लड़ाई बंद थी। और अब जो है दो चीज़ें आ रही हैं सामने, अभी हॉर्मुज पे मैं आती हूँ। एक तो ऑयल ग्लट होगा, ऑयल ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड डेफिसिट हो जाएगी, डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि तेल तो होगा लेकिन जो एनर्जी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग फिर ऑल्टरनेट रिसोर्सेज को भी खोजेंगे और उससे डिमांड घटेगी, तो इससे बड़ा नुकसान होगा सारी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को। अब रही बात हॉर्मुज की, तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि ईरान यूज़ कर रहा है MOU की लैंग्वेज को। उससे कहा है कि जो MOU की जो भाषा है वो अस्पष्ट है, और उस भाषा के हिसाब से हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास है, और ये ईरान डिसाइड करेगा कि कौन से रूट से जहाज जाएंगे। अमेरिका का कहना ये है कि ये बिल्कुल भी ईरान का राइट नहीं है कि वो डिसाइड करे, बल्कि अमेरिका का राइट है। अभी आपने कल या परसों में पढ़ा होगा कि ईरान और ओमान मिलके, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि वो चाहते हैं कि सर्विस टैक्स लिया जाए जो भी जहाज वहाँ से गुजरते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही किया और कहा कि हम 20% लोगों से वसूलेंगे शुल्क अगर वो हॉर्मुज से जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका उनको प्रोटेक्शन देगा। ये बात ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि ट्रंप ने वो विड्रॉ भी कर लिया अपना स्टेटमेंट। अब उन्होंने कहा कि कोई टोल नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से वो इस नीति पे चल रहे हैं कि वी विल नॉट चार्ज एनी टोल फ्रॉम एनी शिप फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विस बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल वाटरवे। अब अगर वो रूट जो अमेरिका ने डिवाइस किया है कि ओमान के थ्रू होते हुए हॉर्मुज को जो ईरान के पोर्शन में आता है उसको बाईपास करते हुए कोई भी शिप जाएगा, तो ईरान ने कहा है कि हम उस शिप पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हमारे हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए ये अटैक्स हो रहे हैं और ये अटैक्स होते ही रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि वैसे भी शिप्स एक और बहुत नाम आ कम गया वहाँ है से अभी, जा रहे उसके हैं। बारे में अभी मैं जानना चाह रही थी। बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जिसको लेकर ईरान ने ये बोल दिया है कि
ईरान जो है वो इसको बंद करने के लिए तैयार रहे। हाँ, तो वो तो बिल्कुल ईरान के हाथ में है, और ईरान अगर उसको बंद करेगा तो और भी मुश्किल होगी। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं कि रेड सी में भी उसने हुतीस को बोल रखा है कि रेड सी को भी, क्योंकि वो भी एक चोक पॉइंट है, और वहां से करीब जो अभी जो ट्रैफिक है, पहले तो बहुत ज़्यादा जाता था, अभी 55 to 60% के करीब ट्रैफिक जाता है। तो हुतीस को उसने बोल रखा है कि जैसे ही हम इशारा करेंगे रेड सी को भी बंद कर देना। तो रेड सी भी बंद हो गया, हॉर्मुज भी बंद हो गया, तो शिप्स जाएंगे कहाँ से? एनर्जी की क्राइसिस हो जाएगी। और इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी आपके लिए, जो हो सकता है इंटरेस्टिंग हो, वो ये है कि इसी बीच में एक आरोप लगाया गया है ईरान की ओर से, और वो लगाया गया है ट्रम्प के दामाद कुशनर और जो ट्रम्प के जो कमर्शियल सलाहकार हैं स्टीव वेटकॉफ के ऊपर, कि वो लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। इससे युद्ध खींचता जा रहा है। और उन्होंने ये बात कही है कि जेडी वेंस पर हमें भरोसा है, पर ट्रम्प पर भरोसा नहीं है। क्या बात? इसलिए जो स्लोगन चल रहा है कि डेथ टू ट्रम्प, हो भी सकता है, दिस इज पॉसिबल ऑल्सो, कि इकोनॉमिक गेन के लिए वो ये कर रहे होंगे, क्योंकि ये हो रहा है और बहुत से लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, और इसमें पूरी न्यूज़ स्टोरी भी पब्लिश हो चुकी है। तो ये जेडी वेंस पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं बजाय कि ट्रम्प पे, क्योंकि ठीक ट्रम्प है, के जो यूके दामाद देवनाथ हैं जी, यूके देवनाथ जी, देखिए चाहे होर्मुज हो, चाहे बाब अल मंदेब स्ट्रेट हो, या रेड सी हो, जो कि फिलहाल लगभग ईरान के कब्जे में ही नजर आ रहे हैं, तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ईरान जीत रहा है कि अमेरिका जीत रहा है फिलहाल भारती जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए, जैसे बाब अल मंदेब की बात हो रही थी, लाल सागर की बात हो रही थी, यूएस नेवी का प्रेजेंस वहां बहुत स्ट्रांग है, और हुती विद्रोहियों ने इसके पहले भी कोशिश की थी। तो हुती मिलिट्री एनालिसिस ये है कि हुती उसको डिसरप्ट कर सकते हैं, यानी बाधा देने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि शिप्स जाने में थोड़ा हिचकिचाएंगे। लेकिन क्या वह लाल सागर को पूरी तरह से बंद कर पाएंगे, ऐसा शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि उतनी बड़ी तादाद में और उस तरह की मिलिट्री रिसोर्सेज हुतीस के पास है नहीं। एक और चीज जो है कि हुती जो हैं वो ज्यादातर अपने को सना के आसपास ही रखना पसंद करते हैं, और उनका रुख ज्यादातर इंटरेस्ट उनका सऊदी की तरफ है। तो हुती जो है अपनी मिलिट्री ताकत को सऊदी के खिलाफ बरकरार रखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत डाइवर्जन उन्होंने अपने रिसोर्सेज का किया था इजराइल की तरफ, लेकिन उसके लिए उनको मालूम है कि तुरंत इजराइल से और अमेरिकन फोर्सेस से काउंटर अटैक आ जाता है। तो बाब अल मंदेब पर क्या वाकई चोक पॉइंट बनेगा? थोड़ी बाधा आएगी, रेस्ट्रिक्शन होगी, लेकिन ट्रैफिक कमोबेश चलता रहेगा। चोक पॉइंट क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बनेगा? जब तक ईरान चाहेगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को आसानी से बंद कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास हजारों की संख्या में छोटी छोटी मिसाइलें हैं, जिनका रेंज महज 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर है, और वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के उत्तर में जो माउंटेनस एरिया है, तो उसमें सुरंगें बनाकर उसने वहां छुपाए हुए हैं इन मिसाइलों को। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरान काफी हद तक बंद कर सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए बात क्या हो रही है, क्या ईरान वाकई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करना चाहता है? जवाब है नहीं। तो फिर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद क्यों किया हुआ है? वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि ईरान चाहता है कि हालात फिर से 28 फरवरी के पहले वाले हो जाएं, जिसमें सारे देश अपने अपने शिप्स को, ईरान भी अपने अपने शिप्स को आसानी से अंदर ला सके पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ से बाहर ला सके। फिलहाल अमेरिका ने ईरान के 8 बंदरगाहों को नाकाबंदी किया हुआ है। ईरान चाहता है कि ये नाकाबंदी उठा लिया जाए। अब अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर दबाव डालता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ईरान के पास कुछ बचा नहीं कि वो फाइट बैक करे। एयरफोर्स उनकी खत्म हो गई है, नेवी उनकी खत्म हो गई है, और जो स्टेट ऑफ ईरान है उसको चोक करने पर उनको लगता है कि दुनिया के जो अफेक्टेड देश हैं, ज्यादातर एशियाई देश हैं और इनमें से ज्यादातर अमेरिका के मित्र देश हैं,
तो ईरान उम्मीद करता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने पर, ठीक है। बंद करने पर अमेरिका के मित्र देश रोज रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन करेंगे। जी बिल्कुल। श्रीकांत जी, देखिए एक बयान आया करीब करीब 23 मिनट पहले ईरान का, जिसमें ईरान ने कहा कि होर्मुज में शांति बहाल होने तक हमले जारी रहेंगे। यानी एक तरफ शांति और दूसरी तरफ हमले। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी देखिए यूके देवनाथ जी ने बोला कि एयरफोर्स जो है लगभग खत्म हो गया है। ईरान के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि वो होर्मुज स्ट्रेट या बाकी जो बंदरगाह हैं उनको एकदम बंद कर सके। ये तो डायकॉटमिक स्टेटमेंट है ना ये। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो ईरान दोनों बातें कर रहा है। आपने एक हाथ में आपने एक तरीके से बंदूक पकड़ी और दूसरे हाथ से आप शांति की बात कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? दूसरा, अभी अमेरिका के 80 से ज्यादा जो ठिकाने हैं उसको ईरान ने मार के मिसाइलें धुआं धुआं कर दिया था। तो ईरान, अमेरिका की भी हेकड़ी निकल गई थी, सब घुटनों पर आ गए थे। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता है कि उनके ग्राउंड फुट, एक तरीके से फुट सोल्जर्स ईरान पहुंचे, क्योंकि ईरान को कॉन्कर करना वो संभव ही नहीं है। दूसरा ये है कि अमेरिका चाहता है कि वो बॉस बना रहे और इजरायली लॉबी को खुश भी कर दे और एक तरीके से टैक्स कलेक्शन का काम कर ले। लेकिन दोनों संभव नहीं है। दरअसल ये है कि अमेरिका इस वक्त ईरान में बात करे तो किससे करे? जिससे वो बात कर रहा है वो उसकी बात को हामी भर दे रहा है, लेकिन जो गार्ड्स हैं वो उसकी बात को मानते नहीं है। और दरअसल अमेरिका अभी जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार थी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि दरअसल अमेरिका, मैंने आपको हमेशा बताया, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो घोर पूंजीवादी इकोनॉमी है और वहां पर हर लोग पैसा बनाना चाहते हैं। आप ट्रंप का लड़का, सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो पाकिस्तान में क्या क्या करने गए था उनका परिवार? बिटकॉइंस की डील करने गए थे। अभी ईरान से वो क्या चाहते हैं? वो मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मूलतः ट्रंप है क्या? ट्रंप बिजनेसमैन है। आप देखिए, कतर ने उसको एक बहुत महंगा प्लेन दे दिया, आपने देखा ना। लेकिन इस बार जब वो मीटिंग में गया और उसको पता चला कि इस प्लेन पर आतंकी हमला हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती, वो पुराने प्लेन में बैठ के गया था। वो बाद में स्टोरी आई और अंतरराष्ट्रीय दुनिया को पता चला कि साहब ट्रंप भी डरता है, डर उसको भी लगता है, गला उसका भी सूख रहा है। दरअसल मैं इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य से देख रहा हूं। ठीक है। मैं तो देखिए, मैं अंतरराष्ट्रीय मामलों का जानकार नहीं हूं, मैं गवाही आदमी हूं, गांव का आदमी हूं, तो मैं देसी हिसाब से चीजें समझता हूं। और मेरा यह मानना है कि भारत को अपना हित देखना चाहिए। और 120 करोड़ डॉलर आपने खर्च कर लिए, साहब आपको मिला क्या? और आप उसी खड्डे में और पैसा डालना चाहते हैं। अभी भी सरधम बड़ा पाव का चूरन चाटना चाहते हैं, मिलेगा क्या? ईरान का मोह त्यागिए, कुछ नहीं मिलेगा। आप इस वक्त इजराइल और अमेरिका को जितने अपने आयुध दे सकते हैं दीजिए, ताकि जो घाटा महंगे तेल से होता है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैं वॉर मॉन्गर नहीं हूं। ठीक है, ठीक है। नहीं, मुझे लोग वॉर मॉन्गर समझ ले, ये युद्ध चाहता है। दिलचस्प बातें करते हैं श्रीकांत जी। आरवी सिंह जी, देखिए, जी मैम, सबको पता है कि युद्ध से कुछ नहीं मिलता है। ये बात अमेरिका को भी पता है, ईरान को भी पता है, इजराइल को भी पता है, इनफैक्ट जो रूस और यूक्रेन में हो रहा है उनको भी पता है, सबको पता है। लेकिन सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पूरी दुनिया को जो है आप निशाना बना देते हो, ये कहां तक ठीक है? क्या देखिए, ईगो का ही खेल है इसमें? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इसके अलावा भी कोई खेल है? नहीं, यहाँ पे ईगो वाली बात नहीं है। यहाँ पे अमेरिका की अपनी बदसाहत कायम रखना है। देखिए, यूक्रेन रशिया की लड़ाई देखेंगे तो आप देखिए, एक बात की लड़ाई पे शुरू हुई थी, जो उनका युद्ध शुरू हुआ था, वो ये था कि उनको नाटो में यूक्रेन को लाना था। रशिया कहना था कि आप उसको नाटो में मत लाइए। अभी तक लड़ाई हो गई, इतने नुकसान हो गए, दोनों देश के नुकसान हो गए।
और इतने नुकसान के बाद से नाटो ने, अमेरिका ने इतना सपोर्ट किया, और सपोर्ट के बाद भी आज तक उसको, यूक्रेन को नाटो में नहीं लाया गया। आप समझिए बात को। और उस लड़ाई का मुख्य भूमिका जो है अमेरिका का ही है। यहाँ भी देख लीजिए, उभरता हुआ ईरान जो है, उसको पहले से ये लगे हुए थे, करते करते लड़ाई में अमेरिका आ ही गए, क्योंकि इनका मन बढ़ा हुआ था वेनेजुएला में। अब वेनेजुएला के भी देखिए, पहले मीटिंग किए, शांति वार्ता किए, ठीक 2 दिन बाद जो है वार्ता कुछ सोचे ही नहीं कि हमने वार्ता किया है, और वहां पे सेटिंग करके वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया। तो ये एक तरह से ये अमेरिका की कूटनीति कहिए, पूरे वर्ल्ड को एक तरह से परेशान करके पूरे वर्ल्ड पे शासन करने का, ये एक सही कहीं से भी देखेंगे तो इसमें पूरी जो है अमेरिका की भूमिका अहम दिखती है। ठीक है अन्नपूर्णा जी, देखिए अभी अभी ईरानी मौलवी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से बातचीत खामेनेई के रुख के खिलाफ है। तो युद्ध तो कहीं भी थमता हुआ नजर जो है वो नहीं आ रहा है। मौलवी साहब का नाम है मेहदी हमेदानी। अनम्यूट करिएगा प्लीज। ये न्यूयॉर्क का गवर्नर तो नहीं है? ममदानी तो उसी का नाम है ना? ममदानी नहीं, ममदानी हमेदानी ममदानी ऐसी बातें नहीं बोलता। तो ये जो है बैटल ऑफ विल्स है, मतलब दोनों देशों की इच्छा शक्ति की लड़ाई है, और जिसमें कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। भले ही हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो बोले कि उनकी आर्मी खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, लेकिन अटैक्स तो बराबर हो रहे हैं। बिल्कुल, बहरीन में हो रहे हैं, कतर में हो रहे हैं, कुवैत में हो रहे हैं, जॉर्डन में हो रहे हैं, इसके अलावा जो और आसपास की कंट्रीज है उन सब में हो रहे हैं, और इवन हॉर्मुज में भी टारगेट किया जा रहा है। तो अभी खत्म तो पूरी तरीके से हुआ नहीं है, इसीलिए दिस इज अ वॉर ऑफ विल्स, मतलब इच्छा शक्ति की लड़ाई है। और ईरान की इच्छा शक्ति अभी प्रबल दिखाई पड़ती है। इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि ट्रंप का जो थ्रेट था वो काम नहीं कर रहा। ट्रंप ने कहा था कि आप बिल्कुल हॉर्मुज को खोलेंगे और अपना ग्रिप इससे हटाएंगे, लेकिन ईरान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो एक कंट्री जो बिल्कुल ख़त्म हो गया, अगर वो इतनी बड़ा स्टैंड ले रहा है तो इसका मतलब अभी उसमें दम कम है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, जब इनका फ्यूनरल हो रहा था, जो इनके लीडर आयतुल्लाह खुमैनी थे, तो उस वक्त भी जो प्ले कार्ड थे वो कह रहे थे डेथ टू ट्रम्प। और इसके अलावा भी उन्होंने ये कहा है कि वी विल अवेंज द डेथ ऑफ आवर फादर, जो अभी उनके रूलर हैं, उन्होंने बोला है कि हम अपने पिता की हत्या का बदला ज़रूर लेंगे। और इंटरेस्टिंगली एक ग्रुप है ईरान का, उम्ब्रेला ग्रुप है, उसने आज ही एक $10 बिलियन की बाउंटी जारी की है कि ट्रंप को जो मार देगा उसको $10 बिलियन मिलेंगे। और ट्रंप ने खुद से, आपको अच्छे से याद होगा कि ट्रंप ने खुद से कह रखा है कि जैसे ही मेरी हत्या होती है या मुझ पे अटैक होता है तो 1000 मिसाइल लोडेड, जो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल लोडेड वेपन्स है, वो तैयार खड़े हैं। अब एक बहस ये भी छिड़ गई है कि जो मर जाएगा तो क्या वो ऑर्डर दे सकता है वॉर का? वो तो फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका काम होगा, वो उसका काम होगा। तो ये जो लड़ाई है इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें उभर के आ रही हैं। एक और चीज़ जो ट्रंप ने की है भारत को परेशान करने के लिए, वो ये है कि रूस पे फिर से टैरिफ लगा दिए 100%। और ये जो टैरिफ लगाए हैं तो इससे भारत का जो रूस से तेल आ रहा था अभी तक, उस पर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो बहुत महंगा आएगा। और ईरान से भारत ने तेल लेना शुरू कर दिया था, लेकिन वो तेल भी अब नहीं मिलेगा। तो भारत अपनी एनर्जी सप्लाई वैसे डाइवर्सिफाई कर चुका है, वेनेजुएला से भी ले रहा है, यूएस से भी ले रहा है, और कंट्रीज से भी ले रहा है, लेकिन अमेरिका अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन इन चालबाजियों से उसको खुद तो कोई फायदा नहीं हो रहा अभी तक। ठीक है, ईरान खत्म हो जाएगा, जैसे कि जो आर्मी एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं हो जाएगा, लेकिन वो अपने साथ साथ औरों को भी ले डूबेगा। क्योंकि जो तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, बिल्कुल जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, क्या उनको कम नुकसान हो रहा है? अब देखिए आप, कुवैत के जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है जिनके ऊपर पूरा कुवैत चलता है, उन पे अटैक हो गया, उनके पावर प्लांट पे अटैक हो गया, एनर्जी सप्लाई डिसरप्ट हो गई। ईरान में तो कितने दिन से पता नहीं बिजली चल ही नहीं रही है, क्योंकि उनके तो पावर प्लांट उन्होंने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिए, जो कि वॉर क्राइम में आते हैं। अब देखिए वो उनके रेलवे ब्रिज को उड़ा रहे हैं, रेल रोड पे अटैक कर रहे हैं, ताकि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में
ये लोग अपने सामानों को अपने पोर्ट तक ना पहुंचा सके। तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी ये जो अमेरिका के काम है ये कोई ठीक नहीं है। लेकिन अमेरिका चूंकि इस समय एक बॉस है, एक वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, तो अमेरिका से कौन इस वक्त दुश्मनी मोल लेना चाहेगा, ये बात है। क्योंकि रशिया अभी अपने युद्ध में इन्वॉल्व है और शी जिनपिंग को यह है कि अगर उसको पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं होगा तो वो किसी युद्ध में नहीं उतरेगा। उसकी उनका तो पॉलिसी अलग है ही है। कि उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि वी विल नॉट इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन एनी काइंड ऑफ वॉर्स। हम किसी युद्ध में नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, एक्सेप्ट इंडिया के साथ वो लड़ते रहेंगे। इंडिया के साथ जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, वहां पे लड़ते रहेंगे, क्योंकि उनकी नजरों में इंडिया अभी भी बहुत कमजोर देश है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ये ठीक है। ये है, ये बात है। तो वो अपने से कमजोर से लड़ेंगे, जबकि खुद से आप देखिए अभी शी जिनपिंग कितने लोगों से दोस्ती, मतलब कितने लोगों से संपर्क कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया, रशिया, मतलब वो उन सब जगह से क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एंटी ट्रम्प हैं, एंटी यूएस हैं। इंडिया से वो क्लोज नहीं होते, होते भी हैं तो वो अपनी शर्तों पे होते हैं, और वो शर्तें जब पूरी होती है तब शी जिनपिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं या उनसे बातचीत करते हैं। और उस बातचीत का भी कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि बाउंड्री पे जो डिस्प्यूट है, जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो एज इट इज़ हैं। और जब भी चाइना का मन होता है वो किसी को कह देता है कि ये सदर्न तिब्बत है, किसी को कह देता है ये हमारा बाउंड्री, ये हमारा एरिया है। तो मतलब इंडिया के साथ वो दुश्मनी ले सकता है, लेकिन अमेरिका के मामले में वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो समय देख रहा है और अपना तेल जमा कर रहा है। बिल्कुल, तेल के जो अपने स्टॉक हैं वो बढ़ाने में लगा हुआ है, ताकि अगर सही उसको तरह से फिर- कहें कि अगर सही तरह से कोई खेल रहा है तो वो चीन है। और चीन, और सबसे ज्यादा फायदा इस लड़ाई का चीन को हुआ है, सबसे ज्यादा फायदा। बिल्कुल, जो बात श्रीकांत लॉस जी में बोलते चाइना रहते नहीं। हैं कि फायदा अगर हो रहा है इंडिया का तो इंडिया को उठाना चाहिए। अगर आग कहीं नहीं, लगी है इंडिया तो रोटी वहीं इंडिया पर में जाकर देखिए सेकनी भारत चाहिए, में, लेकिन इंडिया वो चीज मैं नहीं कर एक पा रहा है। एक सेकंड और लूंगी आपको। देखिए इंडिया की जो इस वक्त जो स्थिति है वो कभी हाँ कभी ना वाली है। मतलब इंडिया खुल के भी अमेरिका का विरोध नहीं कर सकता और खुल के भी अमेरिका के साथ नहीं आ सकता। उधर ईरान के साथ भी खुल के भी नहीं जा सकता, उधर इजराइल के साथ भी खुल के नहीं जा सकता। यानी इट्स ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशन फॉर इंडिया, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विद इंडिया। ईरान से दोस्ती का मतलब है अमेरिका से दुश्मनी, इजराइल से दोस्ती का मतलब है पूरे वेस्ट एशियन कंट्रीज से दुश्मनी। तो ऐसी स्थिति में भारत की जो नीति है उसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन लाने की भी जरूरत होगी, बाद में सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली पॉलिसी है वो इस समय अपना लाभ देती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, ये मैं कहना चाहूंगी। ठीक है, यूके देवनाथ जी, देखिए अमेरिका, ईरान, इजराइल, इनका युद्ध चल रहा है, लेकिन इससे कोई अछूता नहीं है। सबको पता है कि पूरी दुनिया जो है वो इसकी जद में आ रही है। और भारत जिस पर इतने हमले हो चुके हैं, ना ही हमारा ईरान के साथ रिलेशन खराब है, ये कह सकते हैं, और ना ही हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन खराब है। उसके बाद भी हमारे नाविकों पर हमले हो रहे हैं, हमारे पोर्ट पर हमले हो रहे हैं। ये कब तक चलेगा? क्या आप ये मान रहे हैं कि जो हमारी विदेशी रणनीति है या जो रक्षा रणनीति है वो कहीं ना कहीं फेल है? भारती जी, जहां तक हमारे नाविकों पर हमले की बात है, अगर किसी जहाज पर भारत का झंडा है या किसी जहाज को भारत में रजिस्ट्रेशन दिया गया है, तो हम अमेरिका की एम्बेसी को पहले से ही इसके बारे में बता देते हैं। सेंट्रल कमांड जो है बहरीन में है, पहले से ही बता देते हैं कि भारत का ये जहाज है, उसका रजिस्ट्रेशन ये है, भारतीय रजिस्ट्रेशन ये है, पोर्ट ऑफ ओरिजिन ये है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ये है, यह सामान लेके जा रहा है, समय ऐसा रहेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। और ऐसा कहने पर अमेरिका की नेवी या एयरफोर्स भारतीय जहाज पर हमला नहीं करती है। अभी जो हमले हुए हैं भारतीय नाविक थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये नाविक ऐसे शिप को चला रहे थे जिस शिप की जो मालिकाना हक है किसी थर्ड पार्टी कंट्री की, और उसकी रजिस्ट्रेशन भारत में नहीं। तो ऐसे में यूएस नेवी या यूएस एयरफोर्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि झंडा उस जहाज पर भारत का नहीं है और किसी देश का है।
हाँ, ये जरूर है कि भारत की एम्बेसी जो है वो लगातार ईरान की एम्बेसी के साथ में भी संपर्क में है। और जब भी कोई भारतीय जहाज या स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है या स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर करता है, तो हम तुरंत जो आईआरजीसी का जो नोडल पॉइंट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उनको भारतीय जहाज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बता देते हैं, किस पोर्ट जा रहा है, किस पोर्ट से आ रहा है बता देते हैं। अब तक ईरान ने कमोबेश भारत का झंडा लगा हुआ जो जहाज है उनको रोका नहीं है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया हुआ है। जी भारती जी। ठीक है श्रीकांत जी, देखिए तमाम बातों पर चर्चा हुई और जो बात आपने कही कि एक स्टैंड जो है लेना चाहिए, उस पर अन्नपूर्णा जी ने जवाब भी दिया कि भारत जो है हाँ ना की स्थिति में है, चाहे ईरान की बात हो या अमेरिका की बात हो। देखिए, मुझे वो हिंदी फिल्मों का वो दृश्य याद आता है जहाँ हीरो के हाथ में एक फूल है और वो फूल की पत्तियां तोड़ता रहता है, वो कहता है कि शी लव मी अ लॉट नॉट, जो भी है वो। क्या भारत इस स्थिति में है? क्या अच्छी स्थिति में बन के आप विश्व गुरु बन जाइएगा? आपको देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में एक जुल्म एक बात होती है दरअसल कि कैरेट, एक हाथ में, आपके हाथ में कैरेट है और एक हाथ में स्टिक है। जो कैरेट से मानता है, गाजर खा के जो मान जाता है उसे गाजर से मनाइए, और जो आपके पास स्टिक है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। चाइना आज के समय, अच्छा मुझे बताइए, जिन हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, क्या उन हथियारों के प्रोडक्शन में चाइना का कुछ नहीं है? क्या चाइना के कोई पार्ट्स नहीं है? दरअसल अपनी घर की आग को छोड़कर दूसरे के घर की आग जब आप बुझाने जाइएगा तो आपके एक महीने का राशन तो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान प्रधानमंत्री भविष्य को सोच रहे हैं। आज हमने जिंद में पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी देखी और उन्होंने कहा कि 2014 से पहले का अगर ये भारत होता तो इस क्राइसिस को हम लोग डील नहीं कर पाते, जिस क्राइसिस को हम डील कर रहे हैं। मुझे याद है कोई ऐप है जोमेटो करके या स्विगी करके, वो अब आपके घर में वो ला रहा है, गैस ला रहा है ना। तो ये देश बदल रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं, आप चाइना की बात कर रहे थे, चाइना तो अपना देख रहा है, अपने देश में भी बवाल कट रहा है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लीडरान वहां बैठे हुए हैं, जो मंच पर बैठे हैं, वो चाइनीज एम्बेसी में जाकर क्या खा रहे हैं? नूडल्स खा रहे हैं और उसके बाद आके जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जा रहे हैं। जब उनको पत्रकार पूछते हैं कि साहब आप तो यहाँ भी थे, आप तो वहां भी थे, आप कौन है साहब, तो पत्रकारों को धमकाते हैं। दरअसल चाइना हो, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, वो सशक्त भारत उनको मंजूर नहीं है। अमेरिका भी जानता है कि चाइना के बाद अगर भारत को हम बड़ा देश बनने देते हैं, भारत को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बढ़ने देते हैं, तो दिक्कत होगी। नहीं चाहती थी क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो युद्ध का चल रहा है, लेकिन आपने जंतर मंतर जो है उसका टॉपिक छेड़ दिया। चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, चाइनीज का हाथ है या जॉर्ज सोरोस जो है वो फंडिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आपको कहना हो, लेकिन आप सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए श्रीकांत जी कि जिस विषय को लेकर सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, क्या वो गलत विषय है? क्या शिक्षा? सोनम वांगचुक के जाके ट्वीट देखिए भारती जी, वो महज 6 महीने पहले इस विश्व का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री प्रधान साहब को बता रहे थे, कह रहे थे प्रधान साहब जैसा नेता कोई नहीं। एक ऐसे हम, अच्छा सोनम वांगचुक को लोग साइंटिस्ट बता रहे हैं, मुझे पता चला वो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर 000 पेटेंट है। अब ऐसा तो मैंने साइंटिस्ट नहीं देखा। बैठे हुए हैं, आपको लगता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है श्रीकांत जी? आपको लगता है कि जवाबदेही तो ऐसी चाहिए जिस भी मंत्री नहीं, जवाबदेही तय होनी चाहिए और शिक्षा ऐसी चीज है जो रोज उसमें सुधार होना चाहिए। प्रधान जी के जाने से शिक्षा का सुधार हो जाएगा, लेकिन शिक्षा गंगा नदी है, रोज बहनी चाहिए। लेकिन देखिए जवाबदेही की शुरुआत होगी जब प्रधान जी इस्तीफा देंगे। कल को कोई अगर मंत्री गलती करे, उसके विभाग में गलती होगी, कल को कोई रेल हादसा होगा तो रेल मंत्री को डर लगेगा। मैं अंदर खाने की आपको बात बता रहा हूँ, मंत्री को डर लगेगा। कल को रक्षा में मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, रक्षा मंत्री को डर लगेगा।
चलिए ठीक है, वापस दरअसल आ जाते हैं। प्रधान नहीं आ रहा हूं प्रधान जी इस्तीफा देने वाले थे और प्रधान जी पे जो तलवार लटकी थी, पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हुआ था यूजीसी के केस को लेकर, प्रधान जी का पत्ता कट जाता। प्रधान जी भी अपना घर द्वार बांट के जाने वाले थे, लेकिन कॉकरोचों ने उनको जीवन दान दे दिया। और नरेंद्र मोदी कभी दूसरों के नियमों पे डील नहीं करते हैं। वन सबको पता फुट मतलब एक भी पीछे जाने का बिल्कुल बीजेपी नहीं करती है। चलिए ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो वही करते हैं जो उनका मन का आता है। करना होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ। आरबी सिंह जी, देखिए वापस लौट के जो मुद्दा है अमेरिका ईरान वाला, पहले भी हमने कई डिबेट जो है की है, और एक सवाल बड़ा दिलचस्प रहा है कि अमेरिका हो या ईरान किसकी जीत होगी, और वो सवाल अब फिर से आने लगा है कि अमेरिका या ईरान कौन जीतेगा। देखिए, इसमें पहले से ही मैं बता दूं कि इसमें अमेरिका की पूरा नुकसान हुआ है और समझौता भी हुआ। अब फिर से दोबारा युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका इसमें यही चाहता है कि कैसे भी ईरान झुक जाए और हमारी वसाहत कायम रहे और हमें एक्सेप्ट कर ले हमारी शर्तें, और मुझे बोल दे कि अमेरिका जीत गया। मेन लड़ाई यहाँ पे अब दोबारा लड़ाई होने के पीछे रीजन यही है, और बहाना भी मिल गया हॉर्मुज का, और ईरान की कुछ शर्तें ऐसी थी, और अमेरिका का जो नुकसान हुआ है, जितने उसके बेस थे उस पर ईरान ने ऐसे हमले किए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सारे डिबेट करते रहते हैं। ईरान को तो हम लोग जानते हैं कि दो ही हथियार है उसके, एक तो ड्रोन है और दूसरा उसका मिसाइल है। अगर देखा जाए तो एयर डिफेंस के मामले में भी वो कमजोर है। जिस तरह से अमेरिका जहां चाहता है, जैसे चाहता है, लगातार बमबारी जिस निशाने पे चाह रहा है कर रहा है, कोई उसको पता है कि ऐसे डिस्टेंस से इतने दूरी से मारता है कि ईरान के पास ऐसे कोई मिसाइल नहीं है, ऐसे कोई हथियार नहीं है कि जो उसके जो लड़ाकू विमान को मार सके। दूसरा, ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं है ईरान के पास जो कि इनके लड़ाकू विमान को वहां से भगाए, मार दे। इसलिए यहाँ पे जो एयर डिफेंस के मामले में ईरान डटा हुआ है, ये बड़ा दिलचस्प है। अन्नपूर्णा जी, देखिए लास्ट कमेंट लूंगी क्योंकि अब समय जो है वो कम रह गया है। ईरान का एक और स्टेटमेंट आया, उसने बोला कि इजराइल जो है वो अमेरिका की राजनीति को कमजोर कर रहा है, और कई जानकार ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ ट्रंप को भड़काया। अरे ट्रंप छोटे बच्चे हैं क्या जो उनको भड़काया जा सकता है, जो जानबूझकर अपने देश की राजनीति खराब करेंगे? क्या कहना है आपका? मेरा कहना तो यह है कि लड़ाई तो अमेरिका और इजराइल ने ही शुरू की थी ईरान के अगेंस्ट, लेकिन लेटर फेज में देखा गया कि अमेरिका ने ईरान से अकेले बात की, इजराइल उसका पार्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं इजराइल को अलग रखा गया, और इजराइल का समझौता हुआ लेबनान के साथ, जिसका उसने अभी तक पालन पूरी तरीके से नहीं किया है। तो ये कहना कि अमेरिका अभी इजराइल को बहुत सपोर्ट कर रहा है, ये भी नहीं है, क्योंकि वो नाराज भी है। ट्रंप जो है इजराइल से नाराज भी है, क्योंकि ट्रंप ने इजराइल को कहा था कि लेबनान पे आक्रमण रोको अगर लड़ाई बंद करनी है तो, जिसको कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने नहीं माना। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाती हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अमेरिका में जो जू लॉबी है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट पे हावी भी होती है, तो इसलिए उनको फिर साथ देना पड़ता है इजराइल का। अब जहाँ तक आपने बीच में ये चर्चा हो रही थी, मैं जरा दो बातें और बोलना चाहूँगी। जी बिल्कुल। अमेरिका और ईरान के बीच में क्या हो रहा है, एक और ट्रंप का ये स्टेटमेंट आता है कि वी आर गोइंग फॉर ए बिग विन, हम बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और पीट हेक्सेट का बयान आता है कि इधर कीप योर वर्ड्स और पे द प्राइस, कि जो तुमने कहा है वो करो या फिर उसकी कीमत चुकाओ। ईरान इन दोनों के लिए राजी नहीं है, न तो वो कीमत चुकाएगा और न ही वो उनको आसानी से जीतने देगा। भले ही वो कितना ही क्राइसिस में हो, भले ही वो कितना ही परेशान हो, लेकिन अमेरिका की परेशानी अभी कम नहीं हुई है, और वो परेशानी अभी कितने दिन तक चलने वाली है और कितने दिन तक विश्व के देश परेशान होंगे, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। इसका आकलन ये तो ईरान वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका के विमान नहीं गिराए गए। ईरान ने अमेरिका के विमान भी गिराए, यहाँ तक कि उसकी पैट्रियट मिसाइल को भी उसने गिराया, इंटरसेप्ट कर लिया। तो ईरान के पास
भले ही सब कुछ भी खत्म हो जाए, लेकिन उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और उस विल पावर के आगे वो अभी झुकने के लिए तैयार नहीं ठीक है। तो जब ठीक तक वो झुकेंगे नहीं तो लड़ाई बंद कहाँ से होगी? लड़ाई बंद नहीं हो सकती। ठीक है, यूके देवनाथ जी, लास्ट कमेंट। एकदम हमारे पहले के जितने स्पीकर्स हैं उन्होंने एकदम सही कहा। मैं सभी की बात का अनुमोदन करता हूं। जिस दिन ये युद्ध खत्म होगा, ईरान का जो स्ट्रेचर है वो बढ़ जाएगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान को थोड़ा ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। जी श्रीकांत जी, लास्ट कमेंट। देखिए, मुझे लगता है अमेरिका के हाल जो वियतनाम में हुए थे और कुछ दिनों तक वो अफगानिस्तान में भी रहा, वही हाल उसका इराक में होगा, वो ईरान में होगा। लेकिन मुझे अभी भी इस युद्ध का वो एक फिल्मों का डायलॉग है कि चित तू जीता पट में हारा, यानी कि ना चित जीत रहा है ना पट जीत रहा है। ईरान में वही हो रहा है, ना अमेरिका जीत रहा है ना ईरान जीत रहा है। दरअसल ये युद्ध अभी और लंबा खिंचेगा और अभी इस पर अचानक टिप्पणी करना कि अमेरिका जीतेगा ईरान जीतेगा बड़ा मुश्किल है, जल्दबाजी होगी, क्योंकि बिल्कुल। दोनों जिद्दी हैं और उनके जिद के कारण भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और उनका तेल, ऑयल, पेट्रोल सब प्रभावित होगा। ठीक है, आरबी सिंह जी, लास्ट कमेंट। जी, पिछला जो लड़ाई हुआ था 36 दिन चला था। अब इस बार की भी लड़ाई का हम अनुमान कर सकते हैं, ऐसे ही 1 महीना या 35-36 दिन जाएगा, जब तक जो है उनके कुछ लड़ाकू विमान अमेरिका के मारे जाएंगे। और वहां पे सबसे बड़ी बात है, पिछले बार हम लोगों ने देखा कि ईरान ने बहुत अच्छा से इनके कंपनी और बेस सबको टारगेट किया, खासकर उनको टारगेट किया जो ईरान को नुकसान पहुंचा रहे थे। खासकर अमेरिका दावा कर रहा है कि हम यहाँ मार दिए, ये बात सही है, लेकिन ईरान भी कम नहीं है, वो भी इनके ठिकानों को सही निशाने पे जहाँ चाहता है, जब चाहता है, जैसे मार देता है। तो ठीक है, हमें कहने नहीं का लगता मतलब है ये है जिस तरह कि से ईरान जब युद्ध में कूदा तो बड़ा सस्ता था, लेकिन जैसे जैसे निकल रहा है महंगा होता जा रहा है। समय इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार देखिए, युद्ध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाबहार पर हमला जो हुआ है वो भारत को क्या सीधी चुनौती दी गई है, इस पर तमाम सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो युद्ध है वो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में है। जो बीच में आएगा वो इसे भुगतेगा। बात जो है बंदरगाहों पर भी आ गई है। हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट पहले से ही घेरे में है। क्या होता है आगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।